टू टारगेट। दोस्तों, मध्यकालीन भारत की सीरीज में आज हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी का प्रशासन। इससे पहले हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ा था, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में मौजूद है, जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे शेरशाह सूरी का प्रशासन। ठीक है, ये चैप्टर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि शेरशाह सूरी के प्रशासन को जो है मुगलों ने भी अपनाया था। ठीक है, इसकी प्रशासन व्यवस्था को मुगलों ने भी अपनाया था, इसलिए ये चैप्टर थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है और इससे जो है बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए चैप्टर थोड़ा पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, शेरशाह सूरी का प्रशासन पूर्व सुल्तानों की तरह निरंकुश लेकिन प्रजा कल्याण से प्रेरित था। शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो पूर्व सुल्तानों की तरह निरंकुश ही था, लेकिन प्रजा कल्याण से प्रेरित था। अब आइए देख लेते हैं मंत्री परिषद कि शेरशाह सूरी के प्रशासन में जो है मंत्री परिषद का क्या रोल था और कितने मंत्री परिषद थे। देखिए, किसी भी राज्य या देश को चलाने के लिए एक विशेष प्रकार की मंत्री परिषद की जरूरत होती है। ठीक है, आज भी है मंत्री परिषद, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम लोग जो है इतिहास पढ़ रहे हैं, उस समय राजतंत्र था, अभी लोकतंत्र है, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो मंत्री परिषद में देख ले तो दीवान वजारत, जिसका प्रमुख जो है वजीर कहलाता था, वो आय और व्यय का प्रमुख होता था। दीवान वजारत जो था उसका प्रमुख जो है क्या कहलाता था, वजीर कहलाता था, जो आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। ठीक है, उसके अलावा देख लेते हैं दीवाने आरिज, जिसका प्रमुख अध्यक्ष कौन होता था, आरिज कहलाता था। वो प्रतिरक्षा मंत्री के रूप में हम लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है, प्रतिरक्षा मंत्री थे दीवाने आरिज। ये जो है सैनिक भर्ती, अनुशासन और सैनिकों का वेतन आदि इसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, उसके बाद एक देखते हैं दीवान रसालत, इसको विदेश मंत्री के रूप में देख सकते हैं। ये क्या थे, दीवान रसालत विदेश मंत्री थे। ये जो विदेश से आए हुए राजदूतों का रख रखाव का ख्याल करते थे और उनसे वार्ता करते थे। ठीक है, उसके बाद से एक मंत्री परिषद थी दीवाने इंसा, जो कि पत्रकार से संबंधित थी। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से 4 मंत्री परिषद हम लोगों को देखने को मिलता है शेरशाह सूरी के प्रशासन में। इसके अलावा 2 और मंत्री परिषद देखने को मिलता है। कौन? न्याय प्रशासन में सुल्तान के बाद दूसरा स्थान किसका था, तो दीवान कजा का था। ठीक है, और एक और देखने को मिलता था बरीद ए मुमालिक, जिसको दीवान बरीद कहा जाता था। इसके जो प्रमुख होता था वो दीवान बरीद होता था, एक गुप्तचर विभाग की प्रमुख होता था। ठीक है, तो देख ले तो शेरशाह सूरी के प्रशासन में 6 प्रकार के मंत्री परिषद हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। ये हो गया अपना केंद्रीय प्रशासन। ठीक है, अब प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए शेरशाह सूरी का साम्राज्य कई प्रांत, सूबा या इक्ता में बटा हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी का प्रशासन जो है कई प्रांत, सूबा और इक्ता में बटा हुआ था। ठीक है, उसके बाद प्रांत जो है कई सरकारों में बटा हुआ था। ठीक है, देखिए क्लियर करते हैं, जो प्रांत या सूबा या इक्ता होता था वो कई सरकारों में बटा हुआ था, जिसको जिला के रूप में देख सकते हैं, वर्तमान जिला के रूप में देखा जा सकता है इसको। ठीक है, सरकार को, और कई सरकार जो है कई परगनों में बटा हुआ था, और कई परगना जो है कई ग्राम में बटा हुआ था। तो देखिए एक क्रम थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। देखिए सूबा जो था वो किस में बटा हुआ था, सरकार में बटा हुआ था। ठीक है,
और सरकार किस में बटा हुआ था? परगना में बटा हुआ था। सरकार कई परगना में बटा हुआ था और कई परगना जो है कई ग्राम में बटा हुआ था। ठीक है। अब देखिए, कुछ इतिहासकार बोलते हैं कि शेरशाह सूरी के प्रशासन में जो है सरकार से बड़ा कोई प्रांत ही नहीं था। मतलब उस समय प्रांत का अस्तित्व नहीं था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि अकबर के पहले जो है प्रांत हुआ करता था। ठीक है। तो कुल मिलाकर देख लिया जाए तो ऐसा माना जाता है कि प्रांत भी मौजूद था उस समय। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या देखा? प्रांतीय प्रशासन का बात करें तो प्रांत जो है कई सरकार में बटा हुआ था, सरकार कई परगना में बटा हुआ था, परगना कई ग्राम में बटा हुआ था। ठीक है। तो देखिए, प्रांत जो है कई सरकार में बटा हुआ था। ठीक है। सरकार में मुख्य रूप से बात करें तो दो अधिकारी हमें देखने को मिलते हैं। और कौन कौन से अधिकारी? तो सिकदार सिकदरान जो सैनिक अध्यक्ष होते थे। ठीक है। उसके बाद मुंसिफ या मुंसिफान जो न्याय से संबंधित थे, न्याय करते थे। ठीक है। इसके अलावा जो है सरकार में जो है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये दोनों लगभग साथ मिलकर काम करते थे। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, सरकार जो है कई परगना में बटा हुआ था। ठीक है। परगना में हमें मुख्य रूप से 3 अधिकारी देखने को मिलते हैं। कौन कौन से अधिकारी? तो देखिए, सिकदार जो सैनिक अधिकारी होता था और इसके कार्यों की जो है चेक, मतलब कार्यों की जो है चेक कौन करता था? तो सिकदार ए सिकदरान, मतलब सिकदार ए सिकदरान के अधीन जो है ये काम करते थे। कौन? सिकदार जो सैनिक अधिकारी होते थे। और मुंसिफ जो नागरिक अधिकारी होते थे वो मुंसिफ ए मुंसिफान के अधीन कार्य करते थे परगना में। ठीक है। इसके अलावा एक देखने को मिलता है हमें फौजदार जो आय व्यय का लेखा जोखा करता था। और शायद उस टाइम परगना का टोटल जो है धन संपत्ति इसी के अधीन होती थी। किसके? फौजदार के अधीन होती थी। ठीक है। लास्ट में देख लेते हैं तो परगना कई सारे ग्राम में बटा हुआ था और ग्राम जो है प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। ठीक है। ग्राम का प्रमुख अधिकारी जो था उसे मुकद्दम या मुखिया कहा जाता था। उसे मुकद्दम कहा जाता था, मुखिया। ठीक है। तो आइए एक बार रिकॉल करते हैं। हम लोगों ने अभी क्या देखा? शेरशाह सूरी का जो प्रशासन है उसमें मुख्य रूप से 6 मंत्री परिषद हमें देखने को मिलते हैं। कौन? दीवान वजारत जो आय व्यय का प्रमुख होता है, दीवान आरी जो प्रतिरक्षा मंत्री होता है, दीवान रसालत विदेश मंत्री होता है, दीवान पत्राचार से संबंधित होता है, दीवान कजा न्याय प्रशासन में सुल्तान के बाद दूसरा स्थान किसका होता है? तो दीवान कजा का। बरीद ए मुमाली जो गुप्तचर प्रमुख होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि प्रांत जो था कई सरकारों में बटा हुआ था। ठीक है। सरकार में जो है हमें मुख्य रूप से 2 अधिकारी देखने को मिलते हैं, सिकदार ए सिकदारान। ठीक है। और दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। इसके अलावा सरकार जो है कई परगनों में बटा हुआ था। ठीक है। यहाँ पे 2 अधिकारी देखने को, 3 मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं, एक सिकदार और दूसरा मुंसिफ और तीसरा फौजदार। और परगना जो है वो कई सारे ग्राम में बटा हुआ है। ठीक है। ग्राम जो थी वो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी और ग्राम का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? मुकद्दम होता था, मुखिया होता था। ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, भू राजस्व से संबंधित देख लेते हैं। ठीक है। भू राजस्व क्या था उस समय? तो देखिए, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? भूमि कर था। आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो भूमि कर था। ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल उस समय भूमि कर था, इसके अलावा जो अपना खून जकात जजिया कर भी उस समय लगता था। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं
भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। शेरशाह सूरी का जो भू राजस्व व्यवस्था था उसे टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो है ये व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था टोडरमल के द्वारा ही किया गया था। टोडरमल जो आगे चलकर अकबर के शासनकाल में और अधिक प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो शेरशाह सूरी का भू राजस्व व्यवस्था को जो है टोडरमल का बंदोबस्त भी कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कृषि योग्य भूमि को पैमाइश पैमाइश करके लगान वसूला था। उसके बाद पट्टा एवं कबूलियत दिया जाता था। उस समय ये पट्टा और कबूलियत क्या होता था? तो पट्टा जो होता था उसपे जो है आपका जमीन का नंबर, उसका एरिया वगैरह लिखा होता था, जिससे किसानों को जो है समझ में आता था कि हमें कितना लगान देना है। ठीक है, इसके अलावा जो है कबूलियत मतलब एक स्वीकृति पत्र पे भी किसानों का सिग्नेचर कराया जाता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि पट्टा और कबूलियत किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो किसके द्वारा लागू किया गया था? शेरशाह सूरी के द्वारा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लगान 1/3 वसूला जाता था। देखिए यहाँ पे इतिहासकारों के बीच मतभेद है। ठीक है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लगान जो है 1/2 वसूला जाता था, कुछ का मानना है कि 1/3 वसूला जाता था, लेकिन सबसे प्रमाणिक जो है ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि लगान 1/3 था। तो अगर एक प्रश्न एक बार पूछा भी है, आगे भी एक प्रश्न आए शेरशाह सूरी के प्रशासन में लगान कितना लिया जाता था, तो 1/3 लिया जाता है, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा देख ले तो भूमि माप के लिए जरीब, ठीक है, भूमि माप के लिए जो है जरीब जो गज ए सिकंदरी पे आधारित था का प्रयोग किया जाता था। भूमि माप के लिए किस चीज का प्रयोग किया जाता था? तो जरीब का प्रयोग किया जाता था जो गज ए सिकंदरी पे आधारित थी। ठीक है, जिसमें 60 गज जो था वो 32 कड़ी के बराबर होता था। ठीक है, 60 गज जरीब जो है 32 कड़ी के बराबर होता था, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा है लगान कितना वसूला जाता था शेरशाह सूरी के प्रशासन में, शेरशाह सूरी के काल में? तो 1/3 वसूला जाता था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से आइए देख लेते हैं सैनिक व्यवस्था, मिलिट्री सिस्टम की शेरशाह सूरी ने सैन्य व्यवस्था क्या किया था। तो देखिए अस्थाई सेना का गठन किया। शेरशाह सूरी जो है अस्थाई सेना का गठन करता है। अस्थाई सेना का मतलब क्या होता है? पहले के जो सुल्तान थे अलाउद्दीन खिलजी को छोड़कर वो क्या करते थे, जब जरूरत होती थी सब सैनिकों को लेते थे और उसके बाद जरूरत समाप्त होने के बाद सैनिकों को घर भेज दिया जाता था। ठीक है, लेकिन इसने जो है अस्थाई सेना का व्यवस्था किया था। ठीक है, और नगद वेतन दिया। नगद वेतन जो है राजकोष से दिया जाता था। ठीक है, उसके बाद देखिए घोड़ा दागने की प्रथा, हुलिया दागने की प्रथा को जो है प्रारंभ किया। तो देखिए हम लोगों ने पिछले वीडियो में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि उसने जो है अस्थाई सेना का गठन किया था। घोड़ा दागने की प्रथा मतलब घोड़ा दागने की प्रथा वो होती है कि मान लीजिए कि जो क्वालिटी घोड़े होते थे उनको जो है कमजोर घोड़े से बदला ना जा सके। ठीक है, और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो थे उनका नाम पता वगैरह लिखने का ये स्टार्ट किया कौन? शेरशाह सूरी। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले जो है अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना का गठन करता है, नगद वेतन देता है, घोड़े दागने की प्रथा और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, इस तरह से इन्होंने अलाउद्दीन के सैनिक सिद्धांत को जीवित कर दिया। कौन? शेरशाह सूरी। लगभग शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन के सैनिक सुधार को जीवित कर दिया। ठीक है, मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार की सेना देखने को मिलती है शेरशाह सूरी के प्रशासन में। देखिए पद सेना जो लगभग 1.5 लाख के करीब थी, घुड़सवार
जो 25,000 के करीब थी। हस्ती सेना में क्या क्या आता था, तो 50,000 हाथी, 5,000 हाथी, 500 बंदूकची और एक तोप। ठीक है, हस्ती सेना के अंतर्गत क्या आता था, 5,000 हाथी, 500 बंदूकची और एक तोप। ठीक है, उसके बाद देखिए न्याय, गुप्तचर और मुद्रा सुधार क्या क्या किया था शेरशाह सूरी ने, इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा न्यायाधीश सुल्तान होता था। देखिए सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था, सुल्तान होता था। ये पद भले ही मंत्री परिषद का गठन जरूर किया था, ठीक है, मंत्री परिषद का गठन जो है शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल जो है मंत्री परिषद इसको सलाह दे सकते थे, लेकिन मानना ना मानना ये सुल्तान के हाथों में था। ठीक है, तो सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था, खुद सुल्तान होता था। ठीक है, दंड व्यवस्था अत्यधिक कठोर थी, दंड व्यवस्था जो है अत्यधिक कठोर थी उस समय। ठीक है, अब देखिए जैसे को तैसा के सिद्धांत पर न्याय किया। शेरशाह सूरी जो है जो जैसा गलती किया रहता है वैसा ही उसको दंड देता है। ठीक है, अपने और परायों के परवाह किए बिना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गुप्तचरों के माध्यम से सूचना प्राप्त करता था। सुल्तान जो है बहुत ज्यादा रुचि लेता था अपने राज्य में और बहुत ही मेहनती शासक था। कौन, शेरशाह। अब आइए थोड़ा देख लेते हैं मुद्रा सुधार के बारे में। तो देखिए पुरानी और खोटी मुद्रा को हटाकर सोना, चांदी एवं तांबा की मुद्राओं का प्रचलन किया। पुरानी और खोटी मतलब जो मिश्रित मुद्राएं थी, उनको हटाकर जो है शेरशाह सूरी ने सोना, चांदी और तांबा का सिक्का जारी किया था। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सा सिक्का जारी किया था। तो देखिए चांदी का रुपया, चांदी का जो है रुपया जारी किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, जिसका भार कितना होता था, 178 ग्राम। ठीक है, चांदी का रुपया जारी करता है, जिसका चांदी का एक सिक्का जारी करता है जिसका नाम क्या रहता है, रुपया रहता है, जिसका वजन कितना रहता है, 178 ग्राम। तो ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए तांबे का दाम, तांबे का एक दाम जो है, तांबे का एक दाम, तांबे का एक सिक्का चलाता है जिसका नाम क्या रखता है, दाम, जिसका वजन कितना होता है, 380 ग्राम। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन कि शेरशाह सूरी के प्रशासन काल में जो है और दाम, शेरशाह सूरी के प्रशासन काल में जो है रुपया और दाम का अनुपात कितना था। तो देखिए एक जो है रुपया बराबर 64 दाम था। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या हो गया, तो 64:1। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि रुपया और दाम का अनुपात क्या था, तो 64:1 था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, पूछा गया है। और यहाँ एक और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि चांदी के सिक्के सबसे पहले किस शासक ने चलाया था, तो किसने चलाया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, शेरशाह सूरी ने। और इसके जो है चांदी का रुपया और तांबे का दाम बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मुगलों ने भी अपनाया था और आगे चलकर जो है बहुत दिनों तक ही फेमस रहा। ठीक है, इसके अलावा देख ले तू सोने का असरफी, सोना का एक सिक्का चलाया था जिसका नाम क्या उन्होंने रखा, असरफी, जिसका भार क्या होता था, भिन्न भिन्न होता था। ठीक है, सोने का असरफी जो था उसका भार निश्चित नहीं था, भिन्न भिन्न था, लगभग 167, 68 या 78 ग्राम तक के होते थे। ठीक है, ग्राम तक के। उसके बाद टकसालों की संख्या कितनी थी, तो 23 थी। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, टकसालों की संख्या उस समय कितनी थी, तो 23 थी। ठीक है, उसके बाद आइए अब देख लेते हैं शेरशाह सूरी द्वारा किया गया निर्माण कार्य, कौन कौन सा निर्माण कार्य किया था।
तो देखिए सबसे पहले तो 4 सड़कों का निर्माण कराया था। पहला सड़क सोनारगांव, जो बंगाल से लेकर सिंध तक जाता है, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है, इसका जो है निर्माण कराया। इसी सड़क को जो है जीटी रोड को जो है सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान में रखिएगा कि सड़क ए आजम के नाम से किसको जाना जाता है, तो जीटी रोड को जाना जाता है, जो कहां से कहां था, बंगाल से जो है सिंध तक था, ठीक है, पेशावर तक। उसके बाद दूसरा सड़क आगरा से गुजरात तक था, तीसरा सड़क आगरा से बुहारनपुर तक था, और चौथा सड़क जो है वो लाहौर से कहां था, मुल्तान तक था। तो 4 सड़कों का निर्माण कराया था। इसके अलावा देख लेते हैं, पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित किया। शेरशाह सूरी जो है पाटलिपुत्र को पटना के नाम से स्थापित करता है। उसके बाद रोहतासगढ़ के किले का निर्माण, रोहतासगढ़ के किले का जो है निर्माण करता है, ठीक है, और डाक प्रथा की शुरुआत करता है। तो एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी, तो शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए 1700 सरायों का निर्माण। सराय क्या होती है, तो देखिए पहले जो है लगभग 9-10 किलोमीटर पे एक आराम करने के लिए घर बनाया जाता था। जैसे कि पहले उतना आवागमन का साधन नहीं था, तो पैदल ही लोग जाते थे, तो उनको आराम करने के लिए जो है एक घर बनाया जाता था हर एक 8-10 किलोमीटर पे, ठीक है, उसी को सराय बोला जाता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जो है उन सरायों में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग अलग जो है व्यवस्था किया जाता था, और जिसको जैसा पद है, जिसका जैसा पद रहता था उनके अनुसार उनकी सेवा की जाती है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली में किला ए पूर्णा मस्जिद का निर्माण किया। दिल्ली में जो है किला ए पूर्णा मस्जिद का निर्माण किया। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किला ए पूर्णा मस्जिद का निर्माण किसने किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। कहां पे, तो कहां पे है, दिल्ली में। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया। एक क्वेश्चन जो है 2 टाइप से पूछा गया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि शेरशाह सूरी को कहां दफनाया गया, तो सासाराम में दफनाया गया। शेरशाह सूरी का मकबरा कहां है, तो सासाराम में है, ठीक है, सासाराम में। तो ये ध्यान रखिएगा। कनिंगम, इतिहासकार कनिंगम जो है इस मकबरे को ताजमहल से श्रेष्ठ बताया है। आप लोगों में से बहुत लोग इस मकबरे को देखा भी होगा, शेरशाह सूरी के मकबरे को। झीलों के बीच में ऊंचे टीले पे बना हुआ है ये मकबरा। इस्लामिक दोनों कलाओं से सुसज्जित है, बहुत ही बेस्ट मकबरा है, ठीक है। तो आइए एक बार थोड़ा रिकॉल करते हैं। तो देखिए भू राजस्व में हम लोगों ने क्या देखा, आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था, तो भूमिकर था। भूमिकर 1/3 लिया जाता था। भू राजस्व व्यवस्था को टुडरमन का बंदोबस्त भी कहते हैं, ठीक है। जमीन को जो है पैमाइश करा के कर वसूला था। पट्टा और कबूलियत जो है दिया था। लगान 1/3 था। भूमि माप के लिए जो है जरीब का प्रयोग करता था, जो गजी सिकंदरी पे आधारित थी। सैनिक व्यवस्था में देख ले तो स्थायी सेना का गठन किया, नगद वेतन दिया, सैनिकों का घोड़ा दाग में हुलिया लिखने की प्रथा को शुरुआत किया था, ठीक है। उसके बाद 3 प्रकार की सेना मिलती है, मतलब 1.5 लाख पद सेना, घुड़सवार 25,000, हस्ती सेना जो है, हस्ती सेना में जो है 5,000 हाथी, 500 बंदूकची और 1 तोप होता था, ठीक है। देखिए घुड़सवार इसके पास 25,000 थे, लेकिन सबसे ज्यादा विश्वास जो है घुड़सवार पे ही करता था शेरशाह सूरी, ठीक है। न्याय गुप्तचर एवं मुद्रा सुधार में देख ले तो सबसे बड़ा न्यायाधीश स्वयं सुल्तान होता था। दंड व्यवस्था कठोर थी, जैसे तो तैसा के सिद्धांत पर जो है दंड दिया। गुप्तचरों के माध्यम से सूचना प्राप्त करता था। पुरानी और फूटी मुद्राओं को हटाकर जो है सोना, चांदी और तांबा का मुद्रा का प्रचलन करवाता है। चांदी का रुपया चलाता है जो 178 ग्रेन, जिसका वजन 178 ग्रेन होता है।
उसके बाद जो है तांबे का दाम चलाता है जिसका वजन जो है 380 ग्रेड होता है। सोने का असरफी चलाता है जिसका वजन भिन्न भिन्न होता है। उस समय टकसालों की संख्या कितनी थी? तो 23 थी। निर्माण कार्य के बारे में देख ले तो 4 सड़कों का निर्माण किया था जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंगाल से जो है सिंध तक जो है जीटी रोड का कार्य किया। इसे जीटी रोड को सड़क ए आजम कहा जाता है। आगरा से गुजरात तक सड़क बनवाया, आगरा से बुरहानपुर तक सड़क बनाया, लाहौर से मुल्तान तक सड़क बनाया। इसके अलावा पाटलिपुत्र को पटना से नाम से स्थापित किया। रोहतासगढ़ में किले का निर्माण किया। डाक प्रथा की शुरुआत किया। 1700 सरायों का निर्माण किया। दिल्ली में किला पूर्णा का निर्माण किया। ठीक है। उसके बाद सासाराम बिहार में स्वयं का मकबरा बनवाया। कलिंगत के इस मकबरे को ताजमहल से श्रेष्ठ बताया है। तो दोस्तों ये था शेरशाह सूरी का प्रशासन। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात, और आप लोग यार वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है? तो आप वीडियो देखने के बाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।